नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझेंगे, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देखेंगे। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 एग्जांपल्स को देखेंगे। तीनों ही एग्जांपल्स के ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और ग्राफ से ये विजुलाइज करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस किस तरह के ग्राफ को ड्रॉ करती हैं। और आखिरी में हम लोग कोफिशिएंट के रेशियोज के रिलेशंस को सीखेंगे, जिससे फायदा ये होगा कि हम लोग बिना ग्राफ को ड्रॉ करे ये पता लगा पाएंगे कि कौन सी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं या वो पैरेलल लाइंस हैं, या हम कहें कि हम ये पता लगा पाएंगे कि कोई दो गिवन लाइंस के लिए उनके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनफिनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है या फिर जीरो सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ बेसिक टॉपिक्स पहले से अच्छे से क्लियर होंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग अपने रिक्वायर्ड टॉपिक को डायरेक्टली देख सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, वीडियो पर ही मार्क कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं या आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। उसमें भी हमने हर एक टॉपिक का टाइम स्टैम्प मार्क कर दिया है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, सीधे अपने रिक्वायर्ड टॉपिक के टाइमिंग पर क्लिक करना होगा और फिर डायरेक्टली आपका रिक्वायर्ड टॉपिक आपकी स्क्रीन पर चलने लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। चैप्टर की शुरुआत हम लोग चैप्टर के नाम से ही करेंगे, जिसमें आ रहा है लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस किस तरह की इक्वेशंस होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनमें डिग्री कितनी होती है बेटा, जिनमें डिग्री होती है 1। अब ये डिग्री क्या होता है सर, तो डिग्री होता है वेरिएबल की, बोलो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। समझ में आ रही है बात या नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही डिग्री होती है। इसका मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। समझ में आ रही है बात, क्या होता है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी हो सकती है, वो 1 हो सकती है। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इक्वेशन के एग्जाम्पल की। तो ऐसा मान लेते हैं कि आपके पास कुछ सिक्के हैं, दिख रहे हैं ना, आपके पास कुछ सिक्के हैं, कितने हैं नहीं पता, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने आपसे कहा कि हमने आपको 5 सिक्के और दे दिए, उसका डिनोमिनेशन क्या है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम नंबर ऑफ कॉइन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कहा आपके पास कुछ कॉइन्स थे, हमने आपको 5 कॉइन्स और दे दिए। अब जो टोटल कॉइन्स आपके पास हो गए वो कितने हो गए बेटा, वो हो गए 25। तो आप सभी लोग ये समझ पा रहे होंगे कि आपके पास पहले कितने कॉइन्स थे। बताइए भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके पास पहले कितने कॉइन्स होंगे अगर हम आपको 5 कॉइन्स देंगे और रिजल्टेंट यानी टोटल कॉइन्स 25 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपके पास कितने कॉइन्स थे, 20 कॉइन्स थे। लेकिन इसको हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बात समझनी है। तो हम क्या करेंगे, जो अननोन वैल्यू है ना, उसको एज अ वेरिएबल हम अज्यूम कर लेंगे। हमने अज्यूम कर लिया कि आपके पास पहले x कॉइन्स थे, ठीक है। अब आपके पास x कॉइन्स थे, उसमें 5 कॉइन्स हमने आपको और दे दिए। अब जो टोटल कॉइन्स हो गए वो हो गए 25। समझ रहे हैं आप। चलिए अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए जो x है ना, ये आपका वेरिएबल है। क्या है, ये आपका वेरिएबल है। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं पूरी इक्वेशन में। अब ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है, ठीक। तो ये एक इक्वेशन हो गई। इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक वेरिएबल है, वो है कौन, वो है सर x। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए कि x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है। आप सभी कहेंगे सर 1 दिख रही है। तो ये किस तरह की इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। बात समझ में आई या नहीं आई। यहाँ हमने 1 वेरिएबल की बात करी और डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन। तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बात समझिएगा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमने मान लिया कि आपके पास 2 तरह के कॉइन्स हैं जिनकी फेस वैल्यू या डिनोमिनेशन 2 अलग अलग हैं। एक का डिनोमिनेशन 2 है और एक का डिनोमिनेशन 5 है, आपको दिख रहा है। हमने आपको ये कंडीशन दी कि हमने कहा भाई आपके पास 2 के कुछ सिक्के हैं, यू हैव सम कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2 एंड सम कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 5। आपके पास कुछ 2 के सिक्के हैं, कुछ 5 के सिक्के हैं।
ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आगे बढ़ने से पहले एक बात को और समझते हैं। देखिए, हम आपसे अगर ये कहें कि आपके पास 2 का एक सिक्का है, यू हैव 1 कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 2, देन हाउ मेनी रुपीज यू हैव, आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? तो आप सभी कहेंगे सर इतना आसान सा सवाल ना पूछिए, आप तो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं इतना आसान सवाल पूछ के, है ना। लेकिन यहाँ पर इज्जत या बेइज्जती की बात नहीं है, समझने की बात है। अगर हम कहें आपके पास एक कॉइन है तो 2 इंटू 1 करेंगे तो आपके पास 2 रुपए निकल के आएंगे, ठीक है, ये समझ लिए 2 रुपए। अब हमने आपसे कहा कि यू हैव 5 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2, तो अब आप क्या करेंगे? सर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दे अगर, तो हमारे पास 10 रुपीज़ है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब इसी बात को और आगे बढ़ाएं और हम कहें कि यू हैव 25 कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2, तब आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर आप इतने आसान सवाल ना पूछिए, ये सब हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा है, इस लेवल पर आके आप ये सब बातें ना पूछिए। ठीक है भाई, यहाँ से जो मेरा मेन टॉपिक, जो मेरा मेन सवाल है वो बताइए। इफ यू हैव एक्स नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 2, देन हाउ मेनी रुपीज यू हैव। अगर आपके पास 2 रुपए के एक्स सिक्के हैं तब आपके पास कितने रुपए हैं? कितने बच्चे इस बात का आंसर कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो हमें करना क्या होगा? हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, समझ में आ रही बात, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या करना होगा? नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देना होगा। यानी मेरे पास इस बार कितने रुपए हैं? 2x रुपए हैं। तो यहां से कंक्लूजन निकल के आया, बात को समझिएगा, यहां से कंक्लूजन निकल के आया कि डिनोमिनेशन को अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी या टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ये वैल्यू या ये इक्वेशन हर जगह काम आएगी। बात समझ में आई आपके? चलिए अब एग्जाम्पल पर आते हैं। हमने कहा आपके पास 2 के कुछ सिक्के हैं और 5 के कुछ सिक्के, और टोटल रुपीस आपके पास कितने हैं? हमने कहा चलिए आपके पास 24 रुपीस हैं। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? यू विल अज्यूम दैट कि आपके पास 2 के कुछ सिक्कों को हमने अज्यूम कर लिया x सिक्के हैं, और 5 के कुछ सिक्के उसको हमने अज्यूम कर लिया y सिक्के हैं। तो आपके पास पैसे या अमाउंट कैसे निकल के आएगा? सर अभी अभी आपने बताया कि भाई डिनोमिनेशन को नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आ रही है बात, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, करते हैं। तो 2x, ठीक है, 2x और इसमें ऐड करना है 5y, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? सर 24 के इक्वल आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप बहुत समझदार हैं, पीठ थपथपा लीजिए अपनी। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें या पहले के क्लासेस में जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम कहें कि इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आएगा, लेकिन कई अलग अलग x और y की वैल्यूज पर यह कंडीशन फॉलो हो जाएगी। हम कहेंगे अच्छा भाई कैसे, जरा समझाओ। तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे सर देखिए x की या y की आप कोई वैल्यू अपने मन से पुट करिए तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग। तो हम क्या करें? हम करने जा रहे हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग। y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर दें, y की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ 2 पुट कर दें तो x की वैल्यू कैसे आएगी? आप लोग कहेंगे सर ये 2 ना यहाँ पर y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आप x निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो y पर डिपेंड हो रही है। समझ में आ रही है बात? ये x की वैल्यू इस y पर डिपेंड हो रही है। दूसरी बात क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पर एक वेरिएबल x आ गया, दूसरा वेरिएबल y आ गया। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल आ चुके हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर 2 वेरिएबल आ चुके हैं और दोनों की डिग्री क्या है? दोनों की ही डिग्री 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो है बट इन 2 वेरिएबल है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये हुई कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसमें क्या होगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करेगी। जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू बदलेगी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप बदल जाएगी। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगले एग्जाम्पल में हमने एक कंडीशन तो वही उठाई, क्या भाई, कि आपके पास कुछ सिक्के 2 के हैं, कुछ सिक्के 5 के हैं और टोटल रुपए आपके पास कितने हैं? 24 हैं। समझ में आ रही है बात? सही है भैया। तो अब यहाँ पर क्या है, एक कंडीशन तो बन गई 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 24। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। बोलो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
बट हमें तो पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा मतलब दो इक्वेशंस होनी चाहिए जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हो। तो एक कंडीशन यहाँ पर ये बन रही है, एक कंडीशन और आनी चाहिए, तभी हम अपने चैप्टर तक पहुँच पाएंगे। तो एक कंडीशन और क्या बना सकते हैं कि भाई ये जो x और y यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स की कंडीशन बना सकते हैं कि हम ये कहें कि यू हैव सम कॉइन्स ऑफ 2 डिनोमिनेशन एंड सम कॉइन्स ऑफ 5 डिनोमिनेशन, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इज 24 रुपीज एंड, समझ में आ रही बात, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर, एक कंडीशन ये बनी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आर। अब यहाँ पर कितने नंबर ऑफ कॉइन्स अज्यूम कर ले, चलो मेरे मन में आ रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो हो रहे हैं 9, ठीक। तो ये 9 क्या है, ये 9 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम ध्यान से अगर देखें तो मेरे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं, तो ये एक पेयर बन गया। क्या बन गया बेटा, ये एक पेयर बन गया। किसमें है, दो वेरिएबल्स में है, बहुत बढ़िया। किस तरह की हैं, तो सर इनमें सब में डिग्री 1 है, इसका मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेयर हो गया। किसका पेयर हुआ, सर पेयर हुआ लीनियर इक्वेशन का, बहुत बढ़िया। और किस तरह का पेयर है, इन टू वेरिएबल्स, बहुत बढ़िया, इन टू वेरिएबल्स। तो ये हम आपके चैप्टर के नाम तक पहुंच गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम किस तरह के क्वेश्चन से डील करने जा रहे हैं। समझ में आई बात। तो यहाँ पर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म होता है और अब हम लोग चलेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। इसमें करना क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को लेंगे, उनके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और फिर उनके सॉल्यूशंस को या उनके नेचर को समझेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें या इस तरह के ग्राफ को रिप्रेजेंट करना आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है या जिनको नहीं पता है वो लोग एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और ये दो वेरिएबल में हैं और हाईएस्ट डिग्री 1 है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल में उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, देन एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इस तरह से हम लोग 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के बाद उसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। चलिए करते हैं। तो पहले ही इक्वेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे x इज इक्वल टू 2y, सही है ना। तो ये आसान वैल्यू है, यहाँ पर हम y की अलग अलग वैल्यूज को चिपकाएंगे और x की अलग अलग वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है भाई। सेकंड इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझेंगे। 3x इज इक्वल टू, क्या करना होगा, बाकी सबको दूसरी साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम x में इक्वेशन को फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि x को फाइंड करेंगे। x विल बी डिपेंडेंट ऑन y पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 20 माइनस 4y, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया भाई। अब x को अकेला करना होगा तो 20 माइनस 4y अपॉन 3। जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो ये समझ लो कि यहाँ पर जो x है, x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y की वैल्यू को हम अपने मन से पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू उस हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर y की वैल्यू को पुट करते हैं और x निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे डब्बों को बना लिया है, डब्बे तो पता ही है ना आपको। तो यहाँ पर y की वैल्यू को पुट करना है, y की वैल्यू ले ली हमने 0, तो x की वैल्यू, ये इस इक्वेशन की बात हो रही है, y की वैल्यू ले ली 0 तो x कितना आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। y अगर हम 1 ले लेंगे तो x कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। और y अगर -1 ले लेंगे, ठीक है ना, तो x कितना आ जाएगा सर, x जो है वो -2 आ जाएगा। जिसको ये बात समझ में नहीं आई एक बार भैया देख लो, कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिसको समझ में नहीं आया होगा। लास्ट वाला देखते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, y की वैल्यू -1 रख दें तो 2 इंटू वाई -1, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा -2। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो भाई, आई होप ये सब बातें तो आपको पता ही होंगी। तो यहाँ से हमें कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से मिल गए, यहाँ से हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिले, 0, 0, 2, 1, बोलो 2, 1 और -2, -1। तो ये 3 हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सोच समझ के रखना होगा वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में 3 होने का मतलब न्यूमिनेटर में एक ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा सोच के वैल्यूज़ को रखेंगे। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 20 माइनस 4 यानी कि 16। 16 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, ये तो कुछ गलत हो गया। कुछ और बताइए, y की वैल्यू अगर 2 रख दें तो हमें क्या मिलेगा,
20 माइनस 8, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। 20 माइनस 8 करेंगे तो हमें 12 मिलेगा। 12 इज डिविजिबल बाई 3, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी 3 4 ज़ा 12। तो y की 2 वैल्यू रखने पर हमें x कितना मिला? सर हमें x मिला 4। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? सबको समझ में आ रही होगी, पहले आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं। क्या करा हमने? y की वैल्यू को 2 अज्यूम करा, फिर हमने इसमें सब्सटीट्यूट करा और फिर देखा हमने कि 20 माइनस 4 इंटू, देखो 20 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3, इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगी। ये x की वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे 20 माइनस 8 यानी 12 अपॉन 3 यानी 4 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब आगे अब कोई दूसरी वैल्यू को सजेस्ट करना है आप लोगों को। सजेस्ट करिए भाई, क्या कमेंट में छापिए, कुछ वैल्यूज बताइए। अगर हम लोग 3 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। 12 यानी 8, 20 माइनस 12 8 आएगा। अभी भी काम बनेगा नहीं, 12 3 से काम नहीं बन रहा तो क्या करें? 4 रखते हैं। 4 अगर रखेंगे तो 4 4 ज़ा 16 होगा। 4 से भी काम बनेगा नहीं क्योंकि 20 माइनस 16 आएगा। 20 माइनस 16 यानी 4 आएगा। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? और कोई वैल्यू बताइए। -1 अगर रख के देखें, -1 अगर रख के देखें तो हमें मिलेगा 24। कैसे मिलेगा भाई 24? देखिए बात को समझिएगा। 20 माइनस 4, ये y की वैल्यू -1 अपॉन 3 है। जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तब हमें मिलेगा 20 प्लस 4 अपॉन 3। समझ में आई बात? और 20 प्लस 4 यानी 24। 24 अपॉन 3 कितने टाइम्स में जाएगा? 3 8 ज़ा 24, सही है ना? 3 8 ज़ा 24। तो y की वैल्यू -1 रखने पर हमें x की वैल्यू क्या मिली? हमें x की वैल्यू मिली 8। बहुत बड़ी वैल्यू जा रही है। चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ और बताइए। एक वैल्यू हमें और चाहिए, एक वैल्यू और सजेस्ट कर पाएंगे आप लोग? अरे कुछ तो बताइए, सारी वैल्यूज हम ही रखेंगे क्या? देखिए y को अगर हम लोग ले लें कितना? 5। y को अगर हम लोग ले लें 5 तो हमें क्या मिलेगा? 20 माइनस 4 इंटू 5 यानी कि 20 माइनस 20 मिलेगा। 20 माइनस 20 मिलने का मतलब ये है कि ये बन जाएगा, x की वैल्यू बन जाएगी 0। समझ में आई बात? तो हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर ही मिल गए। लिख लेते हैं 4,2, 8, -1 और 0,5। ये बात समझ आ रही है या नहीं? अगर समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाइए, इस एक्सप्लेनेशन को फिर से समझिए, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और तब भी समझ में ना आए तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पर अपने डाउट्स को पूछिए। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। चलिए भाई ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पेपर हमने ले लिया है। सबसे पहले पहली इक्वेशन को देखते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है 0,0। क्या है भाई? 0,0। यहीं पर तो आएगा 0,0। हाँ सर यहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? 2,1। 2,1 यही आएगा? हाँ भैया यही आएगा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। -2,-1, -2,-1 यहाँ कहीं पर मिलेगा। तीनों पॉइंट्स तो हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब इनको हम लोग क्या करें? सर अब इनको आप मिला दीजिए। ठीक है भाई, मिलाते हैं। कुछ ऐसे बनेगी ये लाइन, और इसको अगर मिलाया जाए तो अब ये थोड़ा सही बन रही है। क्यों? अब सही है। ये भैया हमने क्या करा? मिला दी लाइन। तो इनके पॉइंट्स को लिख लिया जाए। ये आ गया आपका 0,0। ये कौन सा पॉइंट है? ये है 2,1। और यहाँ पर आ रहा है -2,-1। बोलो ग्राफ समझ में आ रहा है? ये जानबूझ के हमने थोड़ा बड़ा ग्राफ लिया है कि आप लोगों को वैल्यूज और जो ड्रॉ कर रहे हैं हम वो थोड़ा क्लियर दिखे। अच्छा भाई, अब अगली इक्वेशन क्या है? अगली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है 4,2। यहाँ पर आएगा भाई 4,2 दिख रहा है? यहाँ पे हम इसको ब्लैक से ड्रॉ कर रहे हैं। ये आ रहा है 4,2। बोलो भाई। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा 8,-1। अब 8 तो मेरे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे अंदाजे से 8 को ले रहे हैं। भाई तुम लोग समझ लेना, यहाँ कहीं पर 8 आएगा। बोलो यहाँ कहीं पर 8 आएगा। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? 8,-1। 8 तो यहाँ पर हो गया, -1 यहाँ कहीं पर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। और जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो है 0,5। समझ में आ रही है बात? अब क्या करना है? अब सर इन तीनों ही पॉइंट्स को मिला दीजिए। ठीक है भाई, मिलाते हैं। मिलाने वाला काम जो है वो थोड़ा सा सावधानी वाला है। बहुत बढ़िया मिल गया पहले ही बार में। ठीक है, तो ये बना ग्राफ। यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट्स की नेमिंग कर देते हैं। ये है मेरे पास 0,5 कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, और ये वाला कौन सा है? कौन बताएगा? 4,2 है ये। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये है 8,-1। बात समझ में आ रही है नहीं? बहुत बढ़िया ग्राफ बना दिया यार, मज़ा आ गया। तो इस तरह के ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है? ये जो ग्राफ है ना, ये इंटरप्रेट कर रहा है कि जो मेरे पास दो लाइंस की इक्वेशंस दी हुई हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं।
इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है, ये एक यूनिक पॉइंट 4,2 पर इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। बात समझ में आई या नहीं? हाँ सर, बात तो समझ में आई। अब क्या करना है, ये एक एग्जाम्पल हो गया, जैसा कि हमने बोला था 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये आ गया आपके स्क्रीन पर। अब क्या करेंगे, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट्स को दोनों ही इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके ये काम खुद से करिए, उसके बाद मेरी एक्सप्लेनेशन को देखिए, कुछ काम खुद से भी करिए, ठीक है। हम करने जा रहे हैं अब सॉल्व इसको, आप लोग खुद से सॉल्व करिए। 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, क्या सर हर बार y को ही दूसरी साइड लेके जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, आप x को भी ले जा सकते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं। इसको अगर देखें तो हम क्या लिखेंगे, 4x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y, फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन 4। और यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है कि ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेके इस इक्वेशन को छोटा किया जा सकता है, तो हम वही करेंगे। 9 माइनस 3y अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी मेरे पास वो आएगी 9 माइनस 3y अपॉन 2। बोलो भाई, इससे क्या होगा, इससे जो है मेरी वैल्यूज़ आसानी से निकल आएंगी। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ सर समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, वही काम y की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर उससे x की वैल्यू को निकालेंगे। चलिए करते हैं। देखो भाई, दोनों ही इक्वेशंस को हमने साफ साफ लिख लिया है। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस करी, जैसे ही हमने इस इक्वेशन से 2 कॉमन लिया, बात को समझिए, जैसे ही हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमें ये तो इक्वेशन सेम टू सेम ही मिल गई। बात समझ में आई है नहीं? तो अब हम क्या देखते हैं कि सर दोनों ही इक्वेशंस में आप y की वैल्यू जो भी रखेंगे x की सेम वैल्यू आएगी। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, मान लेते हैं कि ये आपको 2 कॉमन लेके काटने वाली बात समझ में नहीं आई, तो थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। चलिए नहीं काटते हैं और हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस इक्वेशन को या इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ होगा। देखिए x इज इक्वल टू, वो हमने जो 2 कॉमन लेकर काटा था उस बात को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, 18 माइनस 6y अपॉन 4। अब तो ठीक है, चलिए वैल्यू पुटिंग करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगी x y। अब पहली इक्वेशन में y की क्या वैल्यू रखी जाए? सर y की वैल्यू हम लोग 1 रख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो x की वैल्यू क्या आएगी? सर x हो जाएगा 9 माइनस 3। 9 माइनस 3 का मतलब है 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 3। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? खुद से करिएगा आप लोग। अब कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? सर आप -1 पुट कर दीजिए। जैसे ही हम -1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 प्लस 3। बोलो, तो ये 9 प्लस 3 हो जाएगा 12, और 12 अपॉन 2 करेंगे तो वैल्यू आएगी 6। समझ में आ रही है बात या नहीं? हाँ सर समझ में तो आ ही रही है, इतनी आसान बात है। अब कुछ और वैल्यूज़ को सजेस्ट करिए। सर ऐसा करिए, आप y की जगह पर 3 रख दीजिए। इससे क्या होगा सर, इससे ना x बन जाएगा 0। कैसे बन जाएगा? 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 9 माइनस 9 अपॉन 2 यानी 0 अपॉन 2, और 0 अपॉन 2 का मतलब है सर 0 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भैया? कोऑर्डिनेट्स आ गए 3,1, 6, -1 और 0,3। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में बताइए भाई क्या रखा जाए? सर दूसरी इक्वेशन में हम y की जगह पर रख सकते हैं क्या? बोलो जल्दी बोलो यार। सर दूसरी इक्वेशन में हम लोग y की जगह पर रख सकते हैं 1। उससे क्या होगा सर? उससे 18 माइनस 6 आएगा। 18 माइनस 6 का मतलब 12 होता है। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे सर 3 आएगा। तो यहाँ पर x कितना आ जाएगा? सर x 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, और वैल्यूज़ को बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। अब यहाँ पर अगर हम -1 रख दें तो हमें क्या मिलेगा? सर 18 प्लस 6 हो जाएगा। 18 माइनस 6 -1, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 6। 18 प्लस 6 का मतलब हो जाएगा 24, और 4 24 को कितने टाइम्स में कैंसिल आउट करेगा? 4 6 24। बहुत बढ़िया, टेबल याद है 4 का। अच्छा भाई लिखते हैं, फिर यहाँ आ जाएगा 6। अब हमें एक बार क्यों ना x को 0 बनाने की ट्राई करते हैं। तो 0 कैसे बनेगा? 6 इंटू 3 18 होता है, यानी कि अगर हम y की वैल्यू 3 रख दें तो 6 इंटू 3 18 हो जाएगा। 18 माइनस 18 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर x 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं 3,1, और बताओ 6, -1 और 0,3। तो इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही इक्वेशंस के 3 कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? हमने यहाँ पर क्या बोला था?
हमने यहाँ पर बोला था कि आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 भी ले सकते थे। कैसे? यहाँ से 2 कॉमन लेके। ये क्यों बोल रहे हैं हम बार बार बात? दोनों ही इक्वेशंस के आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कीजिए। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पाएंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स पहली इक्वेशन में हैं वही कोऑर्डिनेट्स दूसरी इक्वेशन में भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व ना करते और सेम टू सेम यही इक्वेशन को ले लेते तो भी जो वैल्यूज़ मेरे पास आती वो वैल्यूज़ गलत नहीं होती। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमने देखा कि ये इस तरह की इक्वेशन है जिसमें सभी कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? चलिए इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है भाई, तो बताओ क्या करना है? सर इनको ड्रॉ करना है। और क्या करना है? बार बार एक ही बात क्यों पूछते हैं? जल्दी से ड्रॉ कर दीजिए। 3,1 3,1 कहाँ मिलेगा भाई? ये आ गया आपका 3,1। 6,-1 6,-1 यहाँ कहीं पर आएगा। बहुत बढ़िया। 0,3 यहीं पर आएगा ना भाई, 0,3। आई होप आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी वजह से हमने ये वाला ग्राफ पेपर लिया भी है। ठीक है, अब क्या करना है? सर अब इसको मिला देना है। चलो मिलाते हैं फिर। ये मिलाने वाला काम जो है ये बहुत टेक्निकल काम है। चलो बताओ फिर कैसे मिलाया जाए। सही मिला? सही मिला या नहीं मिला? जल्दी बताओ, देखते रहना ध्यान से, और जहाँ पर भी गलती हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब सही मिल गया? बहुत बढ़िया। अभी थोड़ा सा सही है वैसे, ये पॉइंट थोड़ा सा गलत बना है। ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एकदम। क्या पॉइंट था? 3,1। ये 3,1 यहाँ पर आ जाएगा। अब बिल्कुल एग्जैक्ट सही लाइन बनी है। अब एक बात बताओ, जो दूसरी लाइन होगी वो भी तो यही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, या हम कहें कि यही लाइन दूसरी लाइन को भी तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, क्योंकि सेम टू सेम कोऑर्डिनेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम बनाने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होगा कि जो दूसरी लाइन है ना वो सर इसी लाइन के ऊपर ही कोइंसाइड कर रही होगी, कुछ इस तरह से। अब आप लोगों को दिख रहा है? कुछ इस तरह से दोनों ही लाइंस एक के ऊपर एक प्रेजेंट होंगी या कोइंसाइड कर रही होंगी, या इस तरह की लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पर हमारे दो एग्जाम्पल्स हो गए। पहले वाले हमने एग्जाम्पल में देखा कि सर यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने सर देखा कि जो दो लाइंस थी वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही थी। अब ज़रा हम तीसरे एग्जाम्पल को देख लें। ठीक है, ये तीनों ही एग्जाम्पल आपकी बुक से ही उठाएं। आप लोग अपनी बुक को पढ़ा करिए। ये तीनों ही एग्जाम्पल आपकी बुक से उठाएं, बस उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? सर x की वैल्यू आएगी 4 माइनस 2y। और यहाँ पे बता दीजिए सर x की वैल्यू आ जाएगी 12। बोलो 12 माइनस 4y अपॉन 2। अब हम लोग 2 कॉमन लेकर कैंसिल आउट कर दें। बात तो समझ में आ रही है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी इक्वेशन पे। x की वैल्यू आएगी 2 कॉमन लिया 6 माइनस 2y अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6 माइनस 2y। इससे फ़ायदा क्या होगा? सर इससे मेरी वैल्यूज़ को फाइंड करना आसान हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें? y की वैल्यू को पुट करते हैं, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए करते हैं। बताइए भाई, इसकी वैल्यूज़ तो आसान है। अगर हम यहाँ पर y की जगह 0 रख दें तो x कितना आ जाएगा? सर बहुत आसान है, x 4 आ जाएगा। अगर y की जगह 1 रख दें तो x कितना आ जाएगा? सर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम y की जगह पे 2 रख दें तो सर 4 माइनस 4 हो जाएगा। कैसे? देखिए 4 माइनस 2 इंटू 2, तो 4 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही हो तो वीडियो लाइक कर देना। अभी तक हमने बोला नहीं था भाई, देखो। ठीक है, अब बोल रहे हैं तो लाइक कर देना। ठीक है, अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। थोड़ा तुम्हारे दोस्तों का भला हो, थोड़ा मेरा भला हो। ठीक है, चलो भाई, तो 4 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 4,0 2,1 बोलते रहा करो साथ साथ, है ना? 2,1 और बहुत बढ़िया 0,2। ठीक है भाई, अब बताओ यहाँ पर क्या करें? सर यहाँ पर भी वैल्यूज़ बहुत आसान है, बस आप रख दीजिए, ज़्यादा बोलिए नहीं। अब y की वैल्यू 1 रखने पर क्या मिलेगा भाई? 6 माइनस 2 करेंगे तो 4, बहुत बढ़िया। 2 रखेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा। 6 माइनस 4 करेंगे 2 वैल्यू आएगी, बहुत बढ़िया। अब y की जगह पे 3 रख दो। जल्दी बताओ क्या आएगा? जल्दी बताओ यार। बहुत बढ़िया। 6 माइनस 2 इंटू 3 करेंगे, फिर से 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 0। कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे सर 4,1 2,2 और अब मिल जाएगा 0,3। क्या करना है? सर इसको ड्रॉ करना है। जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। बताओ भाई 4,0 कहाँ पर आएगा? बहुत बढ़िया, 4,0 यहाँ पे आ जाएगा।
2,1 कहाँ पर आ जाएगा, 2,1 ये आ जाएगा, और 0,2 कहाँ पर आएगा, ये आ गया आपका 0,2। क्या करना है सर, इसको मिला दीजिए, सबसे टेक्निकल काम वीडियो का, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को मिलाना। ठीक, चलो भाई इनकी नेमिंग कर दी जाए, नेमिंग कर दें, अच्छा लगेगा। 4,0 कहाँ पर है भाई, 4,0 ये 4,0 हो गया, 2,1 ये हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका 0,2। नेक्स्ट लाइन बताइए भाई, 4,1। अब यार ये नेमिंग थोड़ी सी गलत जगह पर हो गई है, इसको नीचे की तरफ कर दें, क्यों, क्योंकि जो अगली लाइन बनेगी वो हमें लग रहा है ऊपर की तरफ बनेगी। 4,0 यहाँ पर आ गया, और ये आ गया 2,1, यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 0,2। ठीक है भाई, अब सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 4,1 को ड्रॉ करते हैं। 4,1 कहाँ पर है, 4,1 यहाँ कहीं पर आएगा, बहुत बढ़िया। अब 2,2 कहाँ पर है, 2,2 ये आ गया 2,2। और बताइए भाई 0,3, 0,3 यहाँ पे आ गया, सही बन रहा है ना, बहुत बढ़िया भाई। अब क्या करना है सर, फिर से वही टेक्निकल काम, इनको मिला दीजिए। मिलाने वाला काम जो है बहुत सफाई से करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, आ जाओ भाई, अब सही है, थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको सही कर लेते हैं। आप लोग अपने ग्राफ में खुद से बनाइए, ठीक। अब सही आया है, नेमिंग कर देते हैं इसकी भाई। नेमिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, 0,3 यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है भाई, जल्दी बोलो, 2,2 यहाँ पर है, और 4,1 यहाँ पर है। अब सही है, बढ़िया ग्राफ बन रहा है ना, ग्राफ अच्छा बना है, अच्छा बनाओ तो लाइक कर देना, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो दो लाइनें आ रही हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसा है। ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हर जगह पर सेम आ रही है। बोलो भाई, ये डिस्टेंस जो है वो हर जगह पर सेम आ रही है। अगर कहीं पर सेम नहीं आ रही है वो थोड़ा सा ग्राफ का फॉल्ट है, एकदम एक्यूरेसी से जो है वो शायद ना बना हो, ठीक। फिर भी लाइक कर देना, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं ये लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, मतलब सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर हमने देखा कि कोइंसिडेंट लाइंस थी, यानी कि सभी पॉइंट्स उसके कॉमन थे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस आ रही हैं, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब देखो इसी बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लाइन की डिफिनेशन क्या होती है, बात को समझना, यहाँ पर बनाने वाला काम खत्म हो गया। लाइंस की डिफिनेशन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ही तो होता है, यानी कि हम कई सारे पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लाइन बनेगी। तो अगर हम देखें, ध्यान से देखें, समझिएगा बात को, हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो दो लाइंस हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ही लाइंस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैं। उसमें से हमने क्या करा, उसमें से हमने कोई 3 पॉइंट्स उठा लिए और हमने उनको बना लिया, तो इस तरह से हमको लाइन मिल गई। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं, यार ग्राफ नहीं खराब करें ना, बहुत मेहनत से बनाए, साफ रखते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, तो सिर्फ 3 ही पॉइंट है ना, ये तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बन रही होगी। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। हाँ, अब ये अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो जो एक पॉइंट है, एक यूनिक पॉइंट है, वो दोनों ही लाइंस पर प्रेजेंट है। ये जो 4,2 आ रहा है ना आपका, ये जो 4,2 है, ये इस लाइन पर भी प्रेजेंट है और वो इस लाइन पर भी प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि लाइन होती है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जो दोनों ही लाइंस पर प्रेजेंट है, बाकी और कोई पॉइंट दोनों लाइंस पर प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रही है बात। या हम कहें कि जो 4,2 वैल्यू है ना, ये दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई क्यों करेगी, क्योंकि वो उसी लाइन पर मौजूद है, इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, काफ़ी सारे बच्चों को पता भी होगा। ये अगर आप 4,2 इस इक्वेशन के LHS में आप रख दें तो अपने आप ही आपको RHS मिल जाएगा। अगर LHS और RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब वो जो गिवन पॉइंट्स हैं या गिवन कोऑर्डिनेट्स हैं या गिवन वेरिएबल की वैल्यूज़ हैं, वो मेरी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। समझ में आ रही बात, हम क्या बोल रहे हैं, गिवन वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगी। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग कंडीशन बन रही है, यहाँ पर दो अलग अलग इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। क्या आ रहा है, एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब एक यूनिक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर x और y की वैल्यूज दोनों ही लाइन पर प्रेजेंट हैं और सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है भाई। जो दूसरा एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल का ग्राफ कहाँ, ये है। इसमें क्या देखा हमने सर, हमने इसमें देखा कि जो 3 पॉइंट आ रहे हैं, कौन कौन से, 0,3, 6,-1 और ये वैल्यू क्या थी, ये थी 3,1। ये तीनों पॉइंट दोनों ही इक्वेशन पर प्रेजेंट हैं।
इसका क्या मतलब है? अगेन वही एक्सप्लेनेशन, लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, और ये इस तरह की लाइंस हैं जिसमें हर एक पॉइंट दोनों ही लाइंस पर प्रेजेंट है। यानी क्या हुआ कि जितने भी पॉइंट से मिलकर ये इक्वेशन बन रही है, उन्हीं पॉइंट से मिलकर ये इक्वेशन भी बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक इक्वेशन से x और y की वैल्यू को उठाइए और दूसरी में रख दीजिए, तो आप देखेंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS आ जाएगा। और ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? क्योंकि इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कोई लाइन बन सकती है, तो यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन भी हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दो इक्वेशंस जो कोइंसाइड करती हैं, उसमें सभी पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स होते हैं, और यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि इनके जो सॉल्यूशंस होंगे, यानी x और y की अलग अलग वैल्यूज जो होंगी, वो भी इन्फिनाइट हो सकती हैं, जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर तो हमने सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स को, यानी कि 3 वैल्यूज को उठाया है, 0,3, 3,1, 6,-1, जो दोनों ही इक्वेशन यानी दोनों ही लाइंस पर प्रेजेंट हैं या दोनों ही इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आ रही बात? देखो, दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं। लाइन पर प्रेजेंट हैं अगर, इसका मतलब जो उसकी इक्वेशन फॉर्म है, जो उसकी अलजेब्रिक फॉर्म है, उसको सेटिस्फाई करेंगी वैल्यूज। सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि अगर आप वेरिएबल की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमने देखा कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, एक पॉइंट उठाया 0,3, 0,3 इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो 0 2 इंटू 0 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 0 है, प्लस 3 इंटू 3 आएगा क्योंकि y की वैल्यू 3 है, माइनस 9 ये LHS की वैल्यू हो रही है। ठीक है, कौन से पॉइंट पर? 0,3 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 0 आ रहा है, प्लस 9 आ रहा है, माइनस 9 आ रहा है। ये 9 ने 9 को शहीद कर दिया तो हमें मिल रहा है 0, और 0 ही RHS की वैल्यू है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आ गया। इसका मतलब जो 0,3 है या x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। और यही काम हम दूसरी इक्वेशन में भी करेंगे, वहां पर भी हमको मिलेगा। तो हम देखेंगे 0,3 कॉमन सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि भैया उसी लाइन पर तो प्रेजेंट है, इसलिए उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस तरह की इक्वेशन में इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल कहाँ चला गया? ये है भाई। इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि सर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है, देख लीजिए आप, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों इक्वेशंस पर प्रेजेंट हो, यानी x और y की ऐसी कोई कॉमन वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। यानी इन दोनों गिवन इक्वेशन को x और y की एक कॉमन वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉमन पॉइंट इन दोनों लाइंस पर प्रेजेंट है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? अगर कोई पॉइंट उस लाइन पर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका सॉल्यूशन तो नहीं होगा। तो इस तरह की लाइंस जो पैरेलल लाइंस होती हैं, इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। क्या बोला हमने? इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है, या हम कहें कि इनका जीरो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। क्या बोल रहे हैं? जीरो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। समझ में आ रही बात? चलिए भाई, एक बात हम आपको और बताना चाह रहे हैं। हमने बात करी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, लेकिन कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम ये देखें कि इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी हो तो हम किस तरह से बना सकते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a1 b1 c1 क्या है? बताओ भाई। a1 b1 और c1 क्या है? ये तीनों ही कोफिशिएंट है। ठीक है, और दूसरी लाइन बताओ, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a2 b2 और c2 क्या है? ये सर कोफिशिएंट है। अब हम क्या करें? जो 3 एग्जाम्पल उठाए हैं, इनके कोफिशिएंट को देखते हैं, उनके बीच में रिलेशन को देखते हैं, यानी कि उनके रेशियोज के रिलेशन को देखते हैं, और फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि कोफिशिएंट के बीच में, उनके रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन हो कि हमें कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन मिले या कोई भी सोल्यूशन ना मिले या इनफिनाइट सोल्यूशन मिले। ठीक है, देखा जाए। चलो भाई, यहाँ पर थोड़ा इसको साफ कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। क्यों? हम फ्लो में ना कुछ ज़्यादा ही
गंदा लिख देते हैं और गंदा कर भी देते हैं। इतना अच्छा बताओ फिगर बनाया था, अब साफ हो गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है, यहाँ पर हमें उठानी है इक्वेशन। पहली वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है, कहाँ पर लिखें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई वो क्या बनाई सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो a1x का कोफिशिएंट, b1y का कोफिशिएंट और c1 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म आ ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पे अपने मन से एक 0 बढ़ाए ले रहे हैं। क्या कोई फ़र्क है? नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे बेटा? अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे? स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो हम देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वेशन होती तो a1 की वैल्यू क्या आती सर? a1 की वैल्यू यहाँ पर आती 1। क्यों भैया, क्यों 1 आती? क्योंकि सर इसको हम इंटू 1 करके लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। b1 की वैल्यू क्या आ रही है सर? b1 की वैल्यू -2 आ रही है। समझ में आ रही है बात? -2 आ रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्लस लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते थे, प्लस और ये -2y। समझ में आ गई बात? कैसे लिख सकते थे? प्लस आगे बढ़ा लिया, -2 को ब्रैकेट में लिख लिया, तो b1 आ गया -2। और c1 कितना आ रहा है? c1 आ रहा है सर 0, क्योंकि 0 तो लिखा ही है, 0 कट गया क्या? चलो नीचे लिख दे रहे हैं, c1 आ गया 0। इसी तरह से अगर हम दूसरी इक्वेशन में डायरेक्ट कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि a2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, b2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और c2 इज इक्वल टू -20 आ जाएगा। क्यों? यही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, यही आएगा। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कोफिशिएंट के रेशियोज का कंपैरिजन। उसके लिए हमें चाहिए स्क्रीन में जगह होने के लिए हमें गायब होना पड़ेगा, तो हम हो गए गायब। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या आ रही है? a1 है 1, a2 है 3, तो यहाँ पर आ रहा है 1/3। b1 अपॉन b2 की वैल्यू बताओ। b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आ रही है? -2 और यहाँ आ रहा है 4, यानी -2/4। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर आएगा 2 1 2 2 2 4, -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो c1/c2 जो है वो 0 आएगा। c1/c2 कितना आएगा सर? वो 0/-20 लिखेंगे तो ये 0 ही आएगा। लेकिन हमें उससे मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? देखो यहाँ ध्यान से देखें तो a1/a2 और b1/b2 इन दोनों की ही वैल्यूज अलग अलग हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? बहुत ध्यान समझना यहाँ पे। जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब ये किस तरह का सॉल्यूशन है सर? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लाइंस जो है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसी लाइंस हैं? इंटरसेक्टिंग, मतलब किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ पर हमने कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन देखा सर? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, और इस कंडीशन में जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, कोई एक पॉइंट है जो दोनों लाइंस पर प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा? इसको साफ करना होगा। जैसे कि आपको पता ही है, हम फ्लो में कर देते हैं सब कुछ गंदा। तो अब इसको हमने कर लिया साफ। अब साफ करने के बाद हमें क्या करना होगा सर? दोनों ही इक्वेशंस के आपको निकालने होंगे कोफिशिएंट। बहुत बढ़िया, तुम लोग समझ गए हो अब। ठीक है भाई, निकालें? हम आ जाएं क्या? प्रकट हो जाएं? चलो प्रकट हो जाते हैं। अब बताओ भाई, a1 की वैल्यू बताओ। यहाँ से अगर हम देखें तो a1 की वैल्यू कितनी है सर? a1 की वैल्यू 2 है। b1 की वैल्यू कितनी है सर? b1 की वैल्यू 3 है। और c1 की वैल्यू कितनी है? -9। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ से बता दो दूसरे वाले से। दूसरे वाले में अगर हम देखें तो a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की जो वैल्यू है वो कितनी है? -18। कट जाएगा, नीचे लिखे दे रहे हैं -18। अब क्या करना होगा सर? फिर से वही काम, a1/a2 b1/b2 c1/c2। चलो निकाल लेते हैं। तो a1/a2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी सर? a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/2। सही है। अब b1/b2 बता दो, यहीं पर देख ले क्या? चलो साफ साफ लिख देते हैं। b1/b2 की वैल्यू 3/6, 3/6 की वैल्यू 1/2। c1/c2 की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। c1/c2 -9/-18,
-9 अपॉन -18, माइनस से माइनस को शहीद कर दिया, 9 मतलब 9, 9 टू ज़ा 18, 1/2 अगेन 1/2 आ गया। तो ये तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ गई, समझे बात को, तीनों ही वैल्यूज इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, इक्वल आ गई तो लिख लेते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये बात समझ में आ रही है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, देखो जब कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 होता है, तो लाइंस किस तरह की होती हैं सर, लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, वो हमें दिख रही हैं। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन पर जो पॉइंट मौजूद है वही पॉइंट दूसरी लाइन पर मौजूद है। इसका क्या मतलब होता है सर, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों ही लाइंस हैं उसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, यानी x और y की ऐसी इनफिनाइट वैल्यूज होंगी जो दोनों ही लाइंस पर प्रेजेंट होंगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला कि लाइंस होंगी कोइंसिडेंट, कैसी लाइंस होंगी कोइंसिडेंट, और सॉल्यूशंस के कैसे होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे इनफिनाइट, जगह का मैं यहाँ पे इनफिनाइट लिखा है, ठीक है, समझ लेना बात को। तो इस तरह से ये बात भी खत्म हुई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड वाले एग्जाम्पल के पास, उसमें देखते हैं क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखें तो फिर से वही काम, क्या करना है सर, रेशियोज निकालने हैं, निकाल लेते हैं भाई, किसके, कोफिशिएंट्स के। तो यहाँ पे पहले वाली इक्वेशन में बताइए आप लोग क्या आएगा, A1 की वैल्यू बोलो, x के आगे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, 1 इंटू यानी A1 की वैल्यू 1 हो गई, B1 की वैल्यू बताइए भाई, B1 की वैल्यू हो गई 2 और C1 की वैल्यू हो गई -4। उसी तरह से बेटा बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या आ गई, A2 की वैल्यू आ गई 2, B2 की वैल्यू आ गई, बोलो यार, B2 की वैल्यू आ गई 4 और C2 की वैल्यू आ गई -, जगह बन रही है, नहीं बन रही है, बता दिया करो यार तुम लोग, है ना, जगह बन रही है कि नहीं बन रही है, फिर हमें काटना पड़ता है, तुम लोग बोर होते होगे। C2 की वैल्यू आ रही है -12। अब फिर से इनका रेशियो निकालते हैं भाई, A1/A2, A1/A2 कितना आ रहा है, 1/2, 1/2 दिख रहा है ना, ये 1 ये 2, 1/2 आ रहा है। B1/B2 बता दो भाई, B1/B2 आ रहा है 2/4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें पता है सर 1/2 ही मिलेगा। अब C1/C2 बता दो सर, C1/C2 में -4/-12 आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर 1/3 आएगा। जिसके समझ में ना आया देख लो, माइनस से माइनस शहीद हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 1/3 आएगा। इनमें रिलेशन क्या आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना, इनमें सर रिलेशन पता है क्या आ रहा है, इनमें रिलेशन आ रहा है, एक अलग सा पेन लेके एक अलग सा रिजल्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। A1/A2, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दिख रहा है तुम लोगों को, B1/B2, बट ये किसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये रिजल्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, नहीं दिख रहा हो तो बताना, अगली बार से ये पेन यूज नहीं करेंगे, ठीक। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब आप लोग बोलेंगे, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, अब आप लोग बोलेंगे और इस तरह से बोलेंगे कि आपके आसपास बैठे हुए सभी लोगों को ये बात सुनाई दे कि आप बोल रहे हैं कि अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 आएगा तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। और पैरेलल लाइंस होने का मतलब है, पैरेलल लाइंस होने का मतलब है कि इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। समझ में आई बात या नहीं, जब A1/A2 is equal to B1/B2 is but not equal to C1/C2, then the given lines will be parallel lines, hence there will be no solution of that particular given lines। बात समझ में आई या नहीं आई, अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने सारी एक्सप्लेनेशन को देखा, ठीक है। अब देखिए, आपको हमेशा अपनी बुक को पढ़ना है, ठीक है, बुक को पढ़ना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ये देखिए, ये कटिंग आपकी बुक की कटिंग है, ठीक है, वो एग्जाम्पल भी आपकी बुक के ही एग्जाम्पल थे। ये देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, और ये जो टेबल है ये उसी बात को एक्सप्लेन कर रही है जिस पर हम लोग इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको अपनी बुक को पढ़ना है और फिर इन एग्जाम्पल्स को खुद से सॉल्व करना है और फिर
धीरे धीरे आगे एक्सरसाइज की तरफ चलना है। जल्दी ही एक्सरसाइज की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। अगर आप लोग ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो एक्सरसाइज वाली वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और लास्ट में आपसे यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबाइए। और अगर आपको कोई फीडबैक देना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय को बता सकते हैं, अपने फीडबैक को बता सकते हैं। आप लोग वीडियो को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कनेक्ट करना है तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।